हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका 11वां लेसन जंतुओं और पादप में परिवहन, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। जो हमारा हृदय है और रक्त वाहिनियाँ हैं जिनमें रक्त बहता है, ये आपस में संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। अब आप ये चित्र देखिए, इसमें हृदय, शिरा और धमनी ये दिखाए गए हैं। शिरा और धमनियों, इनमें रक्त बहता है। हमारा हृदय से सारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में रक्त पहुंचाया जाता है और फिर वहां से वापस हृदय में लाया जाता है। तो ये जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है, हृदय सहित रक्त वाहिनियों का संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इस परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। कई बार हमारे चोट लग जाती है, कोई भाग कट फट जाता है, तो आप देखते हैं कि उसमें से रक्त, रुधिर बहने लगता है। और ये जो रक्त है वो एक तरल पदार्थ है, एक द्रव है जो रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है। और इसका कार्य क्या है? यह पाचित भोजन को, जो हम भोजन लेते हैं और छोटी आंत में पचता है, और उस छोटी आंत से पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। और दूसरा, जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा वायु लेते हैं, और वायु में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है। और शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम भी, उनके परिवहन का काम भी रक्त करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को शरीर में किस प्रकार ले जाता है? और रक्त एक तरल पदार्थ से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में, इस तरल पदार्थ में, इस रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। और ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। हमारे रक्त में ये तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबसे पहली है लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको आरबीसी से लिखते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। और इन लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो नुकसान होता है उसका यही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले जाने में सहायक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को सही ढंग से, उचित ढंग से, कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन में एक दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स। और ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें ये मारने का काम करती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। और एक तीसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं, जब हमारे चोट लग जाती है तो जब रक्त बहता है, कुछ समय बाद में एक थक्का सा जम जाता है, और वो थक्का, रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। और उनको कहते हैं पट्टिकाणु, प्लेटिलेट्स। इन प्लेटिलेट्स, पट्टिकाणु की वजह से जो रक्त बहता है वो रुकना बंद हो जाता है, उसका थक्का बन जाता है। ये प्लेटिलेट्स थक्का बनाने में सहयोगी है।
तो ये रक्त के बारे में था। रक्त कैसा है, रक्त क्या है, रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं किसे कहते हैं, उनका क्या कार्य है, लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक है उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन का किस सूत्र से लिखते हैं, इसको Hb से लिखते हैं, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, यह शरीर में ऑक्सीजन को किस रूप में मिलकर के संयुक्त करके हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है। और अगली श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनके क्या कार्य हैं, और पट्टिकाणु प्लेटिलेट्स, इनके क्या कार्य हैं, ये इनमें लिखा हुआ है, आपको बताया। इनको आपको अलग अलग ढंग से ये छोटे छोटे प्रश्न बना करके लिखने। इसके बाद में जो रक्त बहता है, रक्त वाहिनियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, जो रक्त को हमारे शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जो हम सांस के द्वारा वायु के साथ ऑक्सीजन को फेफड़ों में लेते हैं और वो ऑक्सीजन फेफड़ों फुफ्फुसों में भर जाती है, तो जो रक्त है, रुधिर है, इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, ले जाता है। और साथ ही रक्त कोशिकाओं से जो ये रक्त है, अरुण कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। और उन कोशिकाओं में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वापस रक्त हृदय में लाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में लाया जाता है, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकाल दी जाती है। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऑक्सीजन का ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो रक्त करता है। अब जो धमनियाँ हैं, धमनियाँ और शिराएं, ये दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ हैं। तो धमनियाँ हृदय से जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, इसलिए धमनियों की जो भित्ति है वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। उनकी दीवार मोटी होती है क्योंकि उन पर दाब अधिक पड़ता है, और रक्त का प्रवाह भी तेजी से होता है, इसलिए उनकी दीवारें मोटी होती है। अब आप एक क्रियाकलाप के द्वारा कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर हाथ की नब्ज को इस प्रकार देखता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ये आप भी करके देखिए। अपने दाहिने हाथ की जो मध्य और तर्जनी उंगली है उसको अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको स्पंदन गति थक थक महसूस होती है। यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाता है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। अब आप गिनिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? ये एक्टिविटी करके देखिए। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। प्रश्न बनता है स्पंदन दर किसे कहते हैं? और विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन दर है वो सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, उसकी स्पंदन दर 72 बार होती है। अपने शरीर में ऐसे भाग और देखिए जहाँ पर आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव करते हैं, और जो आपके अपने सहपाठी हैं उनको भी बताइए, जैसा कि सारणी में दिया गया है उनके नाम लिखिए, और प्रत्येक की नाड़ी प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर को ज्ञात करके इसमें लिखिए। और इसके बाद वो रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराएं किसे कहते हैं? शिराएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है उसको वापस हृदय में पहुंचाती है। और शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है, धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। जब शरीर से रक्त हृदय की तरफ जाता है
तो ये वाल्व वापस नहीं जाने देते। तो ये शिराओं में होते हैं, धमनियों में ऐसा नहीं होता। और फिर परिसंचरण तंत्र का ये एक व्यवस्था चित्र दिखाया गया है। इसमें आपने एक चीज़ देखना, केशिकाएं, धमनियाँ जो है अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है, इस चित्र में देखिए। और उत्तकों में पहुंचकर ये पुनः और अधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। सबसे पतली नलिकाएं, इनमें विभाजित हो जाना, इनको केशिकाएं कहते हैं। और ये केशिकाएं पुनः वापस मिलकर के शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक दिया है रक्तदान। रक्तदान को महादान माना गया है। जब कभी किसी के चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या किसी बीमारी की वजह से रक्त की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उसको दूसरे व्यक्तियों का दान किया हुआ रक्त चढ़ाया जाता है, उसकी जान बचाने के लिए। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानों को बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही करना चाहिए। दान किया गया जो रक्त है वो ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है, और फिर वहाँ से ज़रूरत पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद को वो रक्त चढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो टॉपिक थे रक्त के बारे में, ये परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ाया। इसका आपने ये चित्र देखा। चित्र में हृदय के बारे में, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, रक्तवाहिनियाँ क्या है, रक्त क्या है, रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है, पट्टिकाणु और प्लेटलेट्स क्या हैं और इनकी क्या कार्य हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। फिर इसके बारे में रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है और उनके क्या कार्य हैं, शिराएँ किसे कहते हैं, धमनियाँ किसे कहते हैं, धमनियों का क्या कार्य है, शिराओं का क्या कार्य है, धमनियाँ और शिराओं में क्या अंतर है, स्पंदन दर किसे कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। और केशिकाएँ किसे कहते हैं।